बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लर्न करेंगे दैट इज जॉब इवैल्यूएशन। अपने इस टॉपिक को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम समझेंगे कि जॉब इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और साथ साथ हम जानेंगे कि जॉब इवैल्यूएशन का प्रोसेस क्या होता है। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे जॉब इवैल्यूएशन के मेथड्स को और इसके 4 मेथड्स: रैंकिंग सिस्टम, जॉब ग्रेडिंग सिस्टम, फैक्टर कंपैरिजन सिस्टम एंड पॉइंट रेटिंग सिस्टम। इनको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम अपनी पार्ट 1 की वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो को देख सकें। तो आइए आज हम अपनी पार्ट 1 की वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं अबाउट जॉब इवैल्यूएशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी जॉब्स होती हैं। कोई जॉब हाई लेवल की होती है तो कोई जॉब मिडिल लेवल या लो लेवल की होती है। कोई मैनेजर होता है तो कोई क्लर्क की पोजीशन पर काम कर रहा होता है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि इन डिफरेंट जॉब्स के लिए सैलरी कैसे डिसाइड की जाती है? कैसे पता चलता है कि किस जॉब के अगेंस्ट कितनी सैलरी देनी है? अमूमन ये देखने में आता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर की सैलरी ज्यादा होती है, जबकि उसी ऑर्गेनाइजेशन में क्लर्क की सैलरी कम होती है। तो फिर सवाल यही पैदा होता है कि कौन डिसाइड करता है कि मैनेजर को ज्यादा पे करना है और क्लर्क को कम पे करना है? ये चीज डिसाइड होती है ऑन द वर्थ ऑफ जॉब। इसी को जॉब इवैल्यूएशन कहते हैं। मींस कि किसी जॉब की वर्थ को आइडेंटिफाई करना, फिर उसी वर्थ और उसी वैल्यू की अगेंस्ट आप उसकी सैलरी को डिसाइड करते हैं। और ये इस वर्थ में आप देखते हैं कि नेचर ऑफ जॉब कैसी है। अगर वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा स्ट्रेसफुल है, ज्यादा जो है उसके अंदर हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है, तो अंडरस्टूड है वहां पे सैलरी जो है वो ज्यादा पे की जाती है। लेकिन अगर कोई जॉब ऐसी है जो नॉर्मल नेचर की है, तो वहां पे उसकी सैलरी जो है कंपैरेटिवली हार्ड जॉब के वो कम होती है। इस सारे प्रोसेस को हम जॉब इवैल्यूएशन कहते हैं। मजीद हम इसकी डेफिनेशन में भी देख लेते हैं। जॉब इवैल्यूएशन इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वैल्यू ऑफ डिफरेंट जॉब्स बाय कंपेयरिंग अदर जॉब्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड विद जॉब मार्केट आउटसाइड। मतलब क्या इस बात का? देखिए, जॉब इवैल्यूएशन एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो भी पर्टिकुलर जॉब है उसकी क्या रिलेटिव वैल्यू है। यहां रिलेटिव वैल्यू का मतलब है कि एक जॉब को दूसरी जॉब से कंपेयर करके उसकी वर्थ को मालूम करना। जैसा कि मैंने कहा कि ऑप्शन में बहुत सारी जॉब्स होती हैं, तो एक जॉब को दूसरी जॉब के साथ कंपेयर करना, या फिर आउटसाइड द मार्केट, यानी कि जो है आउटसाइड द ऑप्शन मींस के मार्केट में उस तरह की जॉब के अगेंस्ट क्या पे किया जा रहा है उसको देखना। तो अल्टीमेटली क्या मतलब है इस बात का कि जॉब इवैल्यूएशन में हम जॉब की वैल्यू को मालूम करते हैं और फिर उसी वैल्यू, उसी वर्थ के अकॉर्डिंगली हम फिर सैलरी देते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जॉब इवैल्यूएशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम एक पे स्ट्रक्चर बना सकें, ताकि हमें बाद में किसी भी किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसी का सामना ना करना पड़े। एक एम्प्लॉय की जॉब जो है वो ज्यादा हार्ड वर्क है, उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उस काम के अगेंस्ट उस एम्प्लॉय को कम पे किया जा रहा है। तो मजीद जॉब इवैल्यूएशन में यह भी देख लिया जाता है कि काम की नेचर क्या है, क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इंडिविजुअल्स के हवाले से क्या रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, नॉलेज, एबिलिटी, स्किल्स, और फिर इसी हिसाब से आप जो है वो ऑप्शन में अपना पे स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक बात यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपको फर्क पता होना चाहिए जॉब इवैल्यूएशन का और परफॉर्मेंस अप्रेजल का। देखिए, जॉब इवैल्यूएशन में हम जॉब को इवैल्यूएट करते हैं। जॉब को क्या इवैल्यूएट करते हैं? हम जॉब की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हैं, जॉब की नेचर को देखते हैं, उसकी वर्थ निकालते हैं और उस वर्थ के अगेंस्ट फिर हम सैलरी डिसाइड करते हैं। इसमें इंडिविजुअल की असेसमेंट नहीं हो रही, मींस कि वो जो वर्कर, वो जो ह्यूमन उस जॉब पे काम कर रहा है उसकी असेसमेंट नहीं है। अगर आपने किसी इंडिविजुअल की असेसमेंट करनी है, उसकी परफॉर्मेंस को देखना है, तो उसकी परफॉर्मेंस के लिए आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जॉब इवैल्यूएशन इज द रैंकिंग ऑफ जॉब, नॉट अ जॉब होल्डर। मतलब कि जॉब इवैल्यूएशन में आप जॉब को रैंक कर रहे हैं। क्या रैंक कर रहे हैं कि वो जॉब हाई लेवल की है, लोअर लेवल की है, मिडिल लेवल है, किस नेचर की है, वो ग्रेड ए की है, ग्रेड बी की है, ग्रेड सी की है। आप जॉब करने वाले को रैंक नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि अगर आपने जॉब करने वाले को रैंक करना है, उसकी असेसमेंट करनी है, तो उसकी असेसमेंट के लिए आपको फिर उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल करना पड़ेगा। तो जॉब इवैल्यूएशन हमेशा एम्प्लॉय को इंडक्ट करने से पहले की जाती है, जबकि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो एम्प्लॉय को इंडक्ट करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट किया जाता है।
आई एम श्योर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं जॉब इवैल्यूएशन की डेफिनेशन, कि जॉब इवैल्यूएशन के अंदर आप जॉब को इवैल्यूएट करते हैं, आप देखते हैं कि उस जॉब की क्या पर्टिकुलर ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या उस जॉब की रिक्वायरमेंट है, और उस जॉब की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसकी बेसिस के ऊपर आप उसकी वर्थ को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसी वर्थ और उसी वैल्यू के अगेंस्ट आप उस जॉब की सैलरी को डिसाइड करते हैं। तो मतलब ये हुआ इस सारी डिस्कशन का कि जॉब इवैल्यूएशन में हम किसी भी पर्टिकुलर जॉब की सैलरी को, उसकी पे को डिसाइड किया जाता है। होप इट इज अंडरस्टूड। आगे मजीद चलते हैं और देखते हैं कि जॉब इवैल्यूएशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। वैसे तो जॉब इवैल्यूएशन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन उनमें से जो की ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैं आपके साथ जरूर अभी डिस्कस करता हूं। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई रिलेटिव वर्थ ऑफ अ जॉब। मतलब कि जॉब इवैल्यूएशन का एक पर्पस ये है कि इसके जरिए आप किसी भी जॉब की रिलेटिव वर्थ का पता लगा लेते हैं। आप डिफरेंट जॉब्स को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उससे आपको पता चल जाता है उस जॉब की, किसी एक पर्टिकुलर जॉब की क्या वैल्यू है। मींस कि वो जॉब हाई लेवल की है या लो लेवल की है, वो जॉब ज्यादा डिसीजन मेकिंग की है, उसमें ज्यादा स्ट्रेस है, उसमें कोई खास जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसके जरिए आप उस जॉब की वैल्यू और वर्थ को आइडेंटिफाई करते हैं, अकॉर्डिंगली आप फिर उनकी ग्रेडिंग करते हैं और आप फिर सैलरी डिटरमाइन कर लेते हैं। Next objective is determine equitable wage differences between different jobs in the organization so that wage inequities may be eliminated. एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जॉब इवैल्यूएशन का, वो ये कि देखें ऑर्गेनाइजेशन में जो एक ही नेचर की जॉब्स होती हैं उनके लिए फिर एक ही तरह की सैलरी को डिटरमाइन किया जाता है। मिसाल के तौर पे क्लरिकल जॉब है और आपको पता है कि क्लरिकल जॉब ऑलमोस्ट तमाम डिपार्टमेंट्स में एक जैसी होती है। ऐसा नहीं है कि एक क्लर्क किसी एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसकी सैलरी ज्यादा होगी, और उसी नेचर ऑफ जॉब का एक क्लर्क है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसकी सैलरी जो है वो कम होगी। जिन जॉब्स की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेम होती हैं तो फिर ऐसी तमाम जॉब्स को फिर जो है वो एक जैसी सैलरी दी जाती है, ताकि वो जो इनइक्विटीज हैं अमंग वेज उसको आप एलिमिनेट कर सकें। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिश रैशनल बेस फॉर इंसेंटिव्स एंड बोनस स्कीम्स। मजीद आपको जॉब इवैल्यूएशन के लिए हेल्पफुल होता है कि आप एम्प्लॉय को फर्दर कोई इंसेंटिव देना चाहते हैं, कोई बोनसेस देना चाहते हैं, तो वो आप फिर डिटरमाइन कर लेते हैं। आपके पास एक ग्रेडिंग होती है, आपके पास एक पे स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसके जरिए बासानी आप देख लेते हैं कि एक एम्प्लॉय को आप कितना इंसेंटिव जो है वो दे सकते हैं, कितने मजीद बोनसेस दे सकते हैं। Next is minimizing wage discrimination on the basis of sex, age, cost, religion and region. Yes, very important objective of job evaluation. अमूमन ऑर्गन इस बात को इंश्योर करती हैं कि वेज के हवाले से किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कलर, जेंडर, रीजन, रिलीजन। ऐसा नहीं है कि कोई एक खास रिलीजन से है तो उसको आप ज्यादा सैलरी दें, कोई किसी डिफरेंट रिलीजन से है तो उसको आप कम। इसी तरह अगर एक जॉब मेल कर रहा है तो उसको सैलरी ज्यादा दी जाए, और अगर कोई फीमेल कर रही है तो उसको कम। तो किसी किस्म की जो वेज डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, खासतौर पर इन टर्म्स ऑफ जिस तरह मैंने कहा रिलीजन, रीजन, कास्ट या जेंडर की बेस के ऊपर। अब हम जानते हैं प्रोसेस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, और इस प्रोसेस के अंदर जो 8 स्टेप इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट इज गेनिंग एक्सेप्टेंस, कॉन्स्टिट्यूटिंग अ जॉब इवैल्यूएशन कमेटी, सेलेक्टिंग जॉब्स टू बी इवैल्यूएटेड, डिस्क्राइब द जॉब, सेलेक्टिंग द मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, वेटिंग द जॉब्स, assigning monetary value and last is periodic review। तो वन बाय वन हम हर एक स्टेप को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट स्टेप इज गेनिंग एक्सेप्टेंस, देखते हैं इसको भी। फर्स्ट ऑफ ऑल द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज एंड लेबर यूनियन should be obtained through communication and participation. For this purpose, letters or presentation can be used to explain the aims and benefits of job evaluation। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई भी नया चेंज या नई डेवलपमेंट आपने लानी होती है तो सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट, उनकी कोऑपरेशन बेहद जरूरी होती है। ना सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की बल्कि एम्प्लॉइज और लेबर यूनियंस की भी, क्योंकि फिर इन्हीं लोगों के जरिए वो नया डेवलपमेंट या वो नई चेंज जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। इसी तरह जो जॉब इवैल्यूएशन के प्रोसेस के लिए टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट और उनकी कोऑपरेशन हासिल करना बेहद जरूरी होता है, और ना सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की, जितना मैंने कहा कि लेबर यूनियन और एम्प्लॉइज की भी। और ये सपोर्ट फिर आप कैसे हासिल करते हैं? उन लोगों को इन्वॉल्व करके। अब वो इन्वॉल्वमेंट के लिए आप क्या करेंगे? आप उनको लेटर्स लिखेंगे, आप उनको प्रेजेंटेशंस देते हैं जिसमें आप उनको ये एक्सप्लेन करते हैं कि जॉब इवैल्यूएशन का एम क्या है, उसको करने के क्या बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्स्टिट्यूटिंग जॉब इवैल्यूएशन कमेटी। देखिए जब आप जॉब इवैल्यूएशन को कंडक्ट करने के लिए टॉप मैनेजमेंट की, एम्प्लॉइज की तरफ से और लेबर यूनियंस की तरफ से आप सपोर्ट हासिल कर लेते हैं तो अगला सवाल ये पैदा होता है कि जॉब इवैल्यूएशन करेगा कौन,
किसको ये टास्क दिया जाए? It is very difficult for a single person to evaluate all the jobs objectively. Therefore, a committee consisting of experienced officials from organizations management, HR experts, labor union representative, or outside expert should be constituted. It is pertinent to mention that participation of employees in job evaluation will reduce their doubts and suspects about the program. ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। किसी एक बंदे को ये कह देना या उसको ये टास्क दे देना कि आप अकेले जॉब इवैल्यूएशन कर लो, ये बहुत मुश्किल होता है। इसको करने के लिए एक पूरी टीम चाहिए, एक कमेटी होगी जिसमें डिफरेंट लोग होते हैं, उनमें ऑप्शन मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव, एचआर के लोग और या फिर कुछ एक्सटर्नल्स होते हैं। इन सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है और इनको इन्वॉल्व करके ये फिर सारे लोग मिलकर जॉब इवैल्यूएशन करते हैं। मींस ये कमेटी जो इन लोगों के ऊपर बेस करती है वो फिर एक थॉरो जो है जॉब इवैल्यूएशन करती है। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इसमें एम्प्लॉइज को, लेबर यूनियंस को इस वजह से ऐड किया जाता है ताकि किसी किस्म का कोई डाउट या शक शुबा ना रहे। नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग जॉब्स टू बी इवैल्यूएटेड। इसमें क्या है इसको भी समझ लेते हैं। ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम एंड मनी, it may not be possible to evaluate each and every job. Therefore, some key jobs may be selected in each department. The key jobs are evaluated in details and other jobs are compared with key objectives. अब देखिए कि हमें जॉब इवैल्यूएशन के लिए परमिशन तो मिल गई फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट। हमने एम्प्लॉइज को भी इन्वॉल्व कर लिया, लेबर यूनियन को भी इन्वॉल्व कर लिया कि भाई ठीक है आप जॉब इवैल्यूएशन कर लो। नेक्स्ट हमने कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर ली जिसमें डिफरेंट लोग थे। तो अब अगला जो स्टेप आता है, देखा यह जाता है कि अब कौन सी जॉब्स को वैल्यूएट की जाए, क्योंकि सारी जॉब्स को वैल्यूएट करना तो मुश्किल है, इसमें बहुत सारा वक्त लग जाता है, टाइम और कॉस्ट दोनों शामिल होते हैं। तो बजाय इसके कि सारी जॉब्स को वैल्यूएट किया जाए तो की जॉब्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव। अब किसी भी की जॉब को सिलेक्ट करते हुए इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि उस जॉब में क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फिर उसी की जॉब की वैल्यूएशन की बेसिस पर आप बाकी जॉब्स की वैल्यूएशन कर लेते हैं। तो बेसिकली इस स्टेप में हमने क्या किया, हमने एक सैंपल पिक किया ताकि उसकी इवैल्यूएशन या जजमेंट करें और उसी की इवैल्यूएशन और जजमेंट की बेसिस के ऊपर हम बाकी जॉब्स को जज कर लें। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द जॉब। A detailed written description of the job is prepared to indicate the duties and responsibilities involved in it, or data may be gathered from job analysis. देखिए हमने जॉब को सिलेक्ट कर लिया, सैंपल जॉब्स को सिलेक्ट कर लिया जिनकी वैल्यूएशन करनी है। तो अगला मरहला जो आता है कि उन जॉब्स को डिस्क्राइब किया जाए। अब उसके लिए हम जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। अगर ऑलरेडी हमने जॉब एनालिसिस किया है तो फिर हम वो जॉब एनालिसिस का डाटा लेते हैं। तो जॉब एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है? नंबर 1, जॉब डिस्क्रिप्शन। किसी पर्टिकुलर जॉब की क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या टूल्स इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उस जॉब को कैसे परफॉर्म करना है, उस जॉब का वर्क एनवायरनमेंट क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? जॉब डिस्क्रिप्शन से। दूसरा है जॉब स्पेसिफिकेशन। अब जॉब स्पेसिफिकेशन में हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है इंडिविजुअल्स के हवाले से क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या नॉलेज होना चाहिए पास, उसके स्किल्स क्या हैं, एबिलिटीज क्या रिक्वायर्ड है तो उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो जॉब एनालिसिस से हमें ये दोनों चीजें पता चल जाती हैं। हमें जॉब की डिस्क्रिप्शन का भी पता चल जाता है और जॉब की स्पेसिफिकेशन का भी, मींस कि हम जॉब को अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं। हाँ, जो इंपॉर्टेंट बात यह है, the job description is thoroughly checked to ensure that there are no omissions and duplication in it. एक बात जिसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि किसी भी पर्टिकुलर जॉब की कोई ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रह जाए, कोई डुप्लीकेशन ना हो। तो फिर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी? ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है जो जॉब एनालिसिस से, कि आप देख लेते हैं कि जॉब की नेचर क्या है, उसमें क्या क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं, किस किस्म के लोग आपको रिक्वायर्ड हैं उस करने के लिए। आप मजीद भी ये भी देख लेते हैं कि उन ड्यूटी से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको ये भी पता चल जाता है कि वो जॉब जो है वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, कितनी आसान है, कितनी रिस्की है, कितनी कम रिस्की है, कितनी ज्यादा उसमें स्पेशलाइज्ड स्किल्स की जरूरत है, या बस वो नॉर्मल सी जॉब है और उसको किसी खास स्किल के बगैर भी जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है। तो उसकी वर्थ को मालूम करने के लिए इन तमाम इंफॉर्मेशन का होना बेहद जरूरी है। देखिए अब तक इस प्रोसेस में हमने जान लिया कि कौन कौन सी जॉब को इवैल्यूएट करना है। उन जॉब्स के हवाले से हमने मुकम्मल इंफॉर्मेशन भी हासिल कर ली कि उन जॉब्स की नोयत क्या है। अब अगला जो स्टेप आता है वो है सिलेक्टिंग द मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। क्योंकि सिर्फ किसी भी जॉब के बारे में डिटेल हासिल कर लेने से उसकी वर्थ या वैल्यू का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।
उसके लिए कोई ना कोई तरीकेकार होता है। तो जॉब एवोल्यूशन के हवाले से बहुत सारे तरीकेकार हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह रैंकिंग मेथड है, जॉब ग्रेडिंग है, फैक्टर कंपैरिजन है, पॉइंट रैंकिंग है। तो इन चारों के हवाले से जो हम डिस्कस करेंगे अपनी सेकंड वीडियो के अंदर। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट प्रोसेस। आपको मैं यहाँ पे जरूर सजेस्ट करूंगा तो आप जॉब एवोल्यूशन के मेथड्स वाली जो पार्ट 2 की वीडियो उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले मरहले के ऊपर। नेक्स्ट इज वेटिंग द जॉब। A job is compared with other jobs in terms of significant factors such as skills, experience, efforts, responsibilities to be undertaken, supervision required. इस स्टेप में हम जॉब को वेट देते हैं, मतलब कि वो जॉब जिन जिन फैक्टर्स की बदौलत परफॉर्म होती है उनको डिटरमाइन किया जाता है। मींस कि वो फैक्टर्स जिनकी वजह से उस जॉब की वर्थ बनेगी, उन फैक्टर्स को मालूम करना, ना सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करना बल्कि उनको वेट भी करना, ताकि उन फैक्टर्स में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है हम इसको मालूम कर सकें। और फिर इन्हीं फैक्टर्स की बदौलत आप जो है जॉब एवोल्यूशन का मेथड जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि किस जॉब एवोल्यूशन मेथड के जरिए आप जो है जॉब को वैल्यूएट करेंगे। फिर आप वेट ऑफ द जॉब की बेसिस पर उनको वैल्यू देते हैं और फिर हर जॉब को वैल्यू देने के बाद आप एक सीक्वेंस बना लेते हैं कि ये जॉब ग्रेड ए की है, ये जॉब ग्रेड बी की है, ये जॉब ग्रेड सी की है। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक दे सकता हूं। लाइक यूनिवर्सिटीज में दो तरह की मेन स्ट्रीम्स ऑफ जॉब हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होती है, टीचिंग जॉब होती हैं। तो अगर आप देखें जो ग्रेडिंग में, टीचिंग में तो प्रोफेसर सबसे पहले है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर है, देन लोअर असिस्टेंट प्रोफेसर है और देन फिर लेक्चरर है। तो ये आपने क्या किया, आपने ग्रेडिंग कर ली कि प्रोफेसर हाई लेवल है, एसोसिएट प्रोफेसर उससे कम है और असिस्टेंट प्रोफेसर उससे कम है, इसी तरह लेक्चर जो है वो उससे कम है। देखिए जब हम जॉब की ग्रेडिंग कर लेते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, अब जो अगला मरहला आता है वो आता है असाइनिंग मॉनेटरी वैल्यू। मींस कि अब हर एक जॉब की हमने प्राइसिंग करनी है। ईच जॉब इज प्राइस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स वर्थ। मींस कि जो जॉब जिस नेचर की है उसके मुताबिक फिर उसकी प्राइस होगी। अगर किसी जॉब में डिसीजन मेकिंग ज्यादा इन्वॉल्व है, वो हाई लेवल की है, तो अल्टीमेटली उसकी प्राइस ज्यादा होगी। और वो जॉब जहां पे डिसीजन मेकिंग कम इन्वॉल्व है, जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, वहां पे फिर उसकी प्राइस जो है वो कम होती है। इन अदर वर्ड्स, द सीक्वेंस ऑफ द जॉब इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेटिव वर्थ इज रिलेटेड टू अ मनी स्केल। आप कोई ना कोई स्केलिंग कर देते हैं, जिस तरह गवर्नमेंट के स्केल होते हैं, पे स्केल 1, 2, 3, 4 up to 22. Last step is periodic review. A periodic review and revision or update of job description should be done in the light of technological or economical changes. Ultimately, the job evaluation is also revised. For example, automation of a job reduces physical efforts, but responsibility increases. देखिए एक बात याद रखें कि कोई भी लफ्ज आखिरी लफ्ज नहीं होता, कोई भी फैसला आखिरी फैसला नहीं है। वक्त के साथ, हालात के साथ, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल चेंज है, इकोनॉमिकल चेंजेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को बदलना पड़ता है, अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ता है। उसी के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शंस को रिवाइज करती हैं। और जब जॉब डिस्क्रिप्शन रिवाइज होती है तो इसका मतलब है फिर जॉब इवैल्यूएशन भी रिवाइज होगी, उसको भी अपडेट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप वक्त के साथ साथ नई जो है एडवांसमेंट तो लेकर आ रहे हैं, एम्प्लॉय के काम में नई कॉम्प्लिकेशंस तो आ रही हैं, नया यूज ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स तो है, लेकिन सैलरी आप उसको पुरानी दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको फिर सैलरीज को भी रिवाइज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑटोमेशन ऑफ जॉब की तरफ जाते हैं, वहां पे फिजिकल एफर्ट्स तो कम हो रही हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बढ़ रही है। तो मतलब ये है कि आपको फिर पीरियोडिक रिव्यू भी करना पड़ता है अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन का भी, और जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद फिर अल्टीमेटली आप अपनी जॉब इवैल्यूएशन को भी रिवाइज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने जॉब इवैल्यूएशन के मतलब को, उसके ऑब्जेक्टिव को और इसके प्रोसेस को अच्छे से समझा होगा। मैं आपको जरूर सजेस्ट करता हूं कि आप जॉब इवैल्यूएशन के मेथड्स वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक ना सिर्फ हमारे लिए मोटिवेशन है बल्कि हम अपने आप को इंप्रूव भी करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।